हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक मोस्ट टाइम पी चैप्टर जिसका नाम है खिलजी वंश। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गुलाम वंश को और जानेंगे आज के इस वीडियो में खिलजी वंश से संबंधित उन मोस्ट टाइम पी फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं जो इस बुक को हमारे साथ में तरीके से ईमानदारी के साथ कवर कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से बुक को ओपन करिए। पेज नंबर 54 में आपको मिलेगा खिलजी वंश और करते हैं इस बुक को अच्छे से हाईलाइट। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। करते हैं शुरुआत खिलजी वंश से। तो खिलजी वंश से संबंधित हमको पहला फैक्ट ये ध्यान रखना है कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक का था। तो खिलजी वंश का संपूर्ण शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक था। इसके अलावा दोस्तों, आपको जितने भी वंश हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जैसे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन सभी के वंशों को आपने अच्छे से याद रखना है कि इन सभी का सर्वमान्य काल कब से कब तक का था या फिर शासनकाल कब से कब तक का था। खिलजी वंश से संबंधित आपका रेलवे राज्य गुड्स गार्ड ACRC भर्ती 25/11/2007 में इसका शासनकाल पूछा गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर की ओर कि भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी के प्रदेश में रहती थी। तो इनका जो वास्तविक निवास स्थान था वो क्या था? वो था आपका अफगानिस्तान के पास में एक नदी थी हेलमंद नामक की, उसके किनारे उसके तट पर ये वंश निवास करता था। बस आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करना है हाईलाइट। उसके अलावा अगर हम पढ़ना चाहें तो दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आपके तुर्क। ठीक है, अब उनका जो था पूरा का पूरा जो उनका आधिपत्य था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। अब सबसे पहला जो शासक है वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। पहली पर्सनैलिटी ये है, इसको हम पढ़ेंगे इस बुक में। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक हल्का सा साइड में आप स्टार बनाइए, एक फैक्ट और यहाँ पे ऐड करिएगा इस बुक में कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स, क्या नाम था इसका? क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करी थी। तो किस शासक की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? तो वो था आपका शासक क्यूमर्स। किसने करी थी? तो ये करी थी इस पर्सनैलिटी ने, जिसका नाम है क्या? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और आगे हम बात करते हैं कि सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन कितने वर्ष का था? 70 वर्ष की इसकी उम्र थी। इतना बुजुर्ग होने के बाद में भी ये सुल्तान बना। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इंसान की क्या होती है? मोह माया थोड़ी सी कम हो जाती है। जीवन का वास्तविक सार इंसान को समझ में आता है तो उसका क्या होता है? नेचर काफ़ी उदार हो जाता है। और वो क्या था? काफ़ी उदार बन गया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि उसको सीमा का विस्तार करना है, युद्ध करना है, लूट खसोट करनी है। ऐसा इसका मेन मोटिव नहीं रहा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके शासनकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। छोटे मोटे विद्रोह थे ये। एक था आपका मलिक छज्जू, ठीक है, ताजुद्दीन कोची का षड्यंत्र, और एक था सीदी मौला का षड्यंत्र जिसे बाद में फांसी दे दी गई थी। ये आपको जस्ट पढ़ना है, इसको आपने हाईलाइट नहीं करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके लिए बन जाता है कि अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे और 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया। ठीक है, तो याद रखना इसका वध कब हुआ था? 20 जुलाई 1296 में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, एक फैक्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसका वास्तविक नाम क्या था। मतलब कि जो हम पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इसका जो खिलजी का नाम था वो था आपका मलिक फ़िरोज़। ये भी ऐड करना था आपको इस बुक में, तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। देखिए, जो एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, तो इसलिए बुक के साइड में इन सभी फैक्ट को आप लिखते रहिएगा। अगली पर्सनैलिटी कौन है आपकी? अगली पर्सनैलिटी है आपकी अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पे एक हल्का सा एक फैक्ट मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद, ये कौन था? इसका दामाद था।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का दामाद, तो इसने ही इसकी हत्या करी थी। आगे हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। इसका नाम था अली या गुरसप। तो एग्ज़ाम में बचपन के नेम या फिर निक नेम भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर्सनालिटी का नाम कई बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, खासतौर पर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी जो महेंद्र घाट का एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च 2012 में, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 10+2 एसएससी के एग्ज़ाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से मालूम होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फैक्ट पर कि सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन किस पद पर नियुक्त था। तो ये था आपका अमीर तुजुक के पद पर। 22 अक्टूबर 1296 की घटना है कि इस डेट को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां पर बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी। तो सिकंदर सानी की उपाधि किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त थी अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ये तो इसका है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो लिखा हुआ है ये भी आप प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा अंडरलाइन। चलिए अब बात करते हैं आगे साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन की आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी, मतलब कि इसका मेन उद्देश्य ये था कि अपनी सीमा का विस्तार करना, अन्य क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाना। अब साम्राज्यवाद और उपनिवेश में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए आप शासक हैं, ठीक है, आपका मन किया कि आपकी जो बाउंड्री है, आपका ये जो मकान है स्क्वायर फीट में, ठीक है, अगर आप अपने एरिया से पड़ोस के प्लॉट पे अगर कब्जा कर लेते हैं तो पड़ोस का जो प्लॉट है ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया उपनिवेश। और आपकी मंशा क्या है? अपने साम्राज्य को, अपनी बाउंड्री को विस्तार करना, बढ़ाना इसका। ठीक है, ये प्लॉट किया आप लोगों के लिए उपनिवेश। ठीक है, और आपने क्या करा? अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अगर आप सीमित हैं तो आप खुश हैं, अगर साम्राज्यवाद फैलाने की आपके अंदर लालसा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की टेंशन बढ़नी लाजमी है। पहले के शासकों का यही था कि जिसके पास में सबसे अधिक विस्तार होगा साम्राज्य का, वही सबसे क्या होगा? शक्तिशाली होगा। दूसरे जो शासक होंगे वो हमसे क्या करेंगे? डरेंगे। बस यही कहानी किससे इतिहास में चलते रहे, किसने किसी की हत्या करी, किसने किसी की हत्या करी, आधिपत्य स्थापित करा, उपनिवेश बनाया, वगैरह वगैरह, लूटा खसोटा चलते बने। चलिए, आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आगे बात करते थे विजय अभियान कौन कौन से थे इसके। तो इसके उत्तर भारत की तरफ सबसे पहले इसने गुजरात पर विजय हासिल करी। उसके बाद ये कहाँ गया? रणथंभौर, फिर चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालोर। ठीक है। अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत की ओर, इसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार, यहाँ पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित करा। आगे बात करते हैं दोस्तों एक पर्सनैलिटी आपकी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण वहाँ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना था। अब मलिक काफूर एक ऐसी पर्सनैलिटी है, या मलिक काफूर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका इतिहास ये है कि अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायाब मलिक काफूर को दिया गया। और 1307 ईस्वी में सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करके, कहाँ पर? देवगिरी पर आक्रमण इसने कब किया था? ये वर्ष ध्यान रखिएगा, सीजरों के जितने भी स्टूडेंट हैं। 1307 ईस्वी में सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करके वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। और इसके बाद काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया और प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण करके मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया था। याद रखना, सबसे पहली बार जो कोहिनूर हीरा मिला था किसको मिला था? मलिक काफूर को। दिया किसने था? प्रताप रुद्र ने। आपको मालूम है ना कोहिनूर हीरा आज वर्तमान में कोहिनूर हीरे के 3 भाग हो चुके हैं। एक तो क्या है? किसी के मुकुट में जड़ा हुआ है, एक कहाँ रखा है? म्यूजियम में रखा हुआ है, एक क्या है? एक बैकअप पे लास्ट टाइम पे सेव रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वास्तव में जो राइट था ना, जो मालिक था इस हीरे का, वो कौन था? प्रताप रुद्र। ठीक है, प्रताप रुद्र देव कोहिनूर हीरे का वास्तविक मालिक था। उसने हीरा दिया किसको? मलिक काफूर को। लेकिन मलिक काफूर ने हीरा नहीं रखा, ये हीरा दिया अपने मालिक को जिसका नाम था अलाउद्दीन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? अलाउद्दीन। तो ये प्यारा छोटा सी एक स्टोरी है, एक पैराग्राफ है, इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन का राज्यत्व सिद्धांत किस प्रकार का था। देखिए अलाउद्दीन ने कभी भी धर्म और धार्मिक वर्ग के शासन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा।
ठीक है। उसने अपने धर्म को किसी अन्य जनता पर कभी भी नहीं थोपा, ये इसकी खास बात थी। और दोस्तों इसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों पहले क्या था, इतिहास में जितने भी शासक थे मैक्सिमम, ठीक है, खास तौर पर दिल्ली सल्तनत वाले, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी खलीफा से। बट उसने क्या करा, उसने खलीफा से भी अपनी परमिशन नहीं ली कि मुझे पद पर बैठना है। इस प्रकार उसने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही उलेमा वर्ग के से कभी भी सलाह ली और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अगर हम बात करें इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो अलाउद्दीन व्यक्ति की योग्यता पर बल देता था। अगर व्यक्ति योग्य है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पहले क्या था, वंशानुगत होते थे, चाहे बेटा जितना भी बुड़बक क्यों ना हो, नालायक क्यों ना हो, लेकिन उसको सिंहासन मिल ही जाएगा। उसको नहीं आती तलवार उठानी तक भी, कि तलवार चलाते कैसे हैं, उठाते कैसे हैं, म्यान से अगर किसी को तलवार निकालनी तक नहीं आती, लेकिन फिर भी वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा राजा शासक। ये कहने की गलत था, लेकिन अलाउद्दीन ने इसका सहारा बिल्कुल नहीं लिया। ये केवल जो योग्य है उसको उसका राइट मिलना चाहिए। अगर हम बात करें, इसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया और इस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था, वरीद ए मुमालिक था। अगर हम बात करेंगे अलाउद्दीन का मंत्री परिषद, दीवाने वजारत किसे कहते थे, ये एक ऐसा पद था जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री या फिर वजीर। दीवाने इंशा मतलब कि शाही आदेशों का पालन करवाना इसका काम था। दीवाने आरिज एक ऐसा पद था, मतलब सैन्य मंत्री, ठीक है, जो सैन्य मंत्री होता है। हमारा क्या है, हमारे वर्तमान में कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, तो वैसे क्या थे, यहाँ पे थे सैन्य मंत्री, इनको हम बोलते थे क्या, दीवाने आरिज। नेक्स्ट पॉइंट है दीवाने रसालत, मतलब विदेश मंत्री, विदेश विभाग। अब हम बात करते हैं कुछ टैक्स के बारे में। अलाउद्दीन ने लगान, जिसको हम बोलते हैं खराज, पैदावार 1/2 भाग निर्धारित किया था, मतलब कि जो भी खेती होगी इसका 1/2 भाग कहाँ जाएगा, अलाउद्दीन को जाएगा, राजा को जाएगा। वो पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। और ये बहुत ही प्यारा इनिशिएट है। देखिए, किसी के पास अगर 50 गज की ज़मीन है या 100 गज का किसी का मकान है या फिर खेती है किसी के पास, मात्र 100 गज, मैं बीघा की बात नहीं कर रहा हूँ, बीघा बहुत होता है, मैं बात कर रहा हूँ केवल गज के बारे में। अब 100 गज में इंसान क्या खेती करेगा, अपने परिवार को खिलाएगा, क्या वो टैक्स देगा। पहले के राजा शासक जो भी होते थे वो खेती पर एक नपा तुला सबके लिए सेम टैक्स अप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन देखना चाहिए राजा को कि आखिर के बाद किसान के पास कितनी लंबी ज़मीन है या फिर नहीं है। अब अगर किचन जितनी किसी के पास ज़मीन है, अब वो उसमें थोड़ा बहुत बो करके अपना पेट पाल रहा है, अब उसमें भी वहाँ के शासक टैक्स लगा रहे हैं, वो भी बहुत लंबे चौड़ा। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, जिसके पास बड़ी ज़मीन है वो ज़्यादा देगा टैक्स, जिसके पास छोटी ज़मीन है वो कम देगा टैक्स। सिंपल सी का कहानी ये थी। तो इसने पहली बार, याद रखना एग्जाम में पूछा गया है कि पहली बार भूमि को नापकर लगान वसूल करना किस शासक ने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तो ये था आपका अलाउद्दीन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है रेलवे कैलकाटा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भर्ती 31/5/2009 में। और यही सेम क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में 2009 में एग्ज़ाम था, वहाँ पूछा गया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर कि अलाउद्दीन ने 2 नए कर लॉन्च करे थे। एक था आपका हाउस टैक्स, जो आप लोग हाउस टैक्स जमा करते हैं सरकार को, वास्तव में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, अलाउद्दीन के द्वारा हुआ था, हाउस टैक्स। और एक है आपका चराई कर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चराई। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक अलग से सेपरेट, एक पृथक विभाग स्थापित किया था, जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। क्या नाम था, दीवाने मुस्तखराज। सैनिक व्यवस्था, अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे वह नगद वेतन देता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। क्या था, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सेनाओं को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं, केंद्र में अनुभवी सेना नायक थे और जिन्हें हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे कोतवाल, उसे कहा जाता था क्या, कोतवाल। अगला पॉइंट है कि 10,000 की सैनिक की टुकड़ियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये था आपका तुमन। अलाउद्दीन खिलजी में दोस्तों जो तुमन होते थे, तुमन एक ऐसा संगठन था जहां पर 10,000 सैनिक की टुकड़ियां होती थी, ठीक है। तो 2 तुमन अगर किसी युद्ध में भेजे गए हैं तो कितने सैनिक भेजे गए हैं उसमें, तो वहाँ भेजे गए हैं 20,000 सैनिक। तो ये तुमन, ये जो संगठन है, इसका निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन ने किया था। याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस में ये तुमन शब्द आपके एग्जाम में पूछा गया था, वर्ष आपका 2014 और
18। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा प्रारंभ करी थी। ठीक है, हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा इसने स्टार्ट करी थी। आगे बात करते हैं कि बाजार व्यवस्था कैसी थी, तो आपको ये सभी पॉइंट पॉज करके पढ़ लेने हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपका ये है कि अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग मार्केट डिज़ाइन करी थी। गले के लिए मंडी, तो कपड़े के लिए सराय आदिल, ठीक है, घोड़ा, गुलाम एवं मवेशी के बाजार तथा एवं सामान्य बाजार इसने स्थापित करे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सभी व्यापारियों को सहना ए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत कराना अनिवार्य था। अब दोस्तों, बाजार को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें पहला अधिकारी है आपका दीवाने रियासत। इसका कार्य होता था कि बाजार को नियंत्रण करना, ठीक है, बाजार के अंदर शांति बनाए रखना, जो भी ऊंच नीच, जो भी प्लस माइनस दिख रहे हैं बाजार के अंदर, उसका समाधान करना किसका काम होता था? दीवाने रियासत का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहनाए मंडी। ये क्या होता था? ये होता था आपका बाजार अधीक्षक। आगे हम बात करते हैं, बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए दीवाने रियासत या साहनाए मंडी की आज्ञा लेनी पड़ती थी, तभी कोई भी व्यक्ति बहुमूल्य वस्तु को खरीद सकता है। आगे हम बात करते हैं अन्य कुछ तथ्य। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा, जिसको हम बोलते हैं कुस्क ए सिरी और सिरी नामक शहर, और हौज़े इलाही, ठीक है, हौज़े इलाही तालाब और हजार खंबा महल का निर्माण किया था। एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है कि सीरी नामक शहर की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। और हजार खंबा महल का निर्माण किसने किया था? तो ये भी किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ये फैक्ट अंडरलाइन करवाए जा रहे हैं। बार बार मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि टाइम खर्च होगा इसमें आपका भी मेरा भी, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, पहली बार डाक व्यवस्था लागू किसने करी थी? तो ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका अंतिम अधिनियम कौन सा था? परवाना नवीस, मतलब कि परमिट देने वाला अधिकारी इनकी क्या करती थी? नियुक्ति करी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 में। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आपका आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको नग्न स्त्री पुरुष की संगत काफ़ी पसंद थी। और मुबारक शाह के बाद में नसरुद्दीन खुसर शाह 15 अप्रैल से लेकर के 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासक बना, और वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। तो ये थे आपका एक मोस्ट एम्प्टी चैप्टर जिसका नाम था खिलजी वंश। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।